हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, कुछ दोस्तों का मेरे पास मैसेज आया था कि वित्तीय प्रशासन के बारे में बताइए। तो वित्तीय प्रशासन के बारे में आज हम देखेंगे। इसमें हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे। वित्तीय प्रशासन का अर्थ क्या होता है ये देखेंगे, और देखेंगे दूसरा वित्तीय प्रशासन का महत्व क्या है। तीसरा देखेंगे वित्तीय प्रशासन की विशेषताएँ क्या क्या हैं, और चौथा है वित्तीय प्रशासन की अवधारणाएँ क्या होगी, और पांचवा है वित्तीय प्रशासन के प्रमुख अभिकरण क्या है। ठीक है जी। तो इन सभी को पांचों को वन बाय वन करके देखते हैं। पहला देखते हैं वित्तीय प्रशासन के अर्थ और अवधारणा क्या क्या है। ठीक है जी। तो वित्तीय प्रशासन सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं का एक प्रबंधन है जिसमें सार्वजनिक व्यय संबंधित जरूरतों और उनकी पूर्ति की एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था पाई जाती है। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि सार्वजनिक धन के व्यय और प्राप्ति में युक्ति युक्त संबंध होना चाहिए, और यह जनता के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट भी होना चाहिए। सरकार के बढ़ते दायित्वों और सार्वजनिक धन के मितव्ययितापूर्ण उपयोग की जनतंत्रात्मक मांग ने वित्तीय प्रशासन को सरकार का हृदय बना दिया है। दोस्तों, जब भी सरकार को धन चाहिए होता है, ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, संसद में पहले उनको क्या करना होता है, प्रस्ताव लाना होता है, फिर बजट को पास करवाना होता है, तभी उनको वित्त मिलता है। वित्तीय प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है वित्त का प्रशासन। ठीक है जी, जो पैसों का देख रेख करे, एक जगह रखे, है ना, संगठित करे, उसे वित्तीय प्रशासन कहते हैं। सरकार अपने वित्त से संबंधित जितनी भी क्रियाएं संपादित करती है उन्हें वित्तीय प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। हूवर कमीशन के शब्दों में वित्तीय प्रशासन जो आधुनिक सरकारी का हृदय माना जाता है, आधुनिक सरकार का हृदय माना जाता है, ऐसी रीतियों नीतियों का निर्माण करना जिनके अनुसार लोक सेवा संचालन हेतु धन प्राप्त किया जाता है, उनका व्यय किया जाता है और उनका लेखा रखा जाता है। ठीक है जी, उसे हम वित्तीय प्रशासन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे। वित्तीय प्रशासन सार्वजनिक वित्त के संबंध की एक संपूर्ण व्यवस्था है जिनकी अवधारणा के निम्नलिखित पहलू या आधार हैं। इन सबको वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है, यह सरकार की समस्त वित्तीय आवश्यकताओं को अनुमानित करने और उनकी प्राप्ति की संभावनाओं को आंकलित करने से संबंधित है। दूसरा है, यह संपूर्ण आय व्यय को निर्धारित करके उसको कार्य रूप देने से संबंधित है। ठीक है जी, कि आप कितना आय, मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है सरकार के पास, कितना वो व्यय कर रहा है रोड बनाने में, उसके बाद अन्य जो योजना निकलता है उसमें कितना खर्च किया जा रहा है, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। तीसरा कहता है, यह वित्त का प्रबंधन सार्वजनिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर करने से संबंधित है। ठीक है जी, मानिए कोई जो है किसी की सरकार में अगर कोई भी वित्त लिया जाता है, मतलब बजट पास करवा के पैसा लिया जाता है, तो उस पैसा में कोई भी अगर घपला होता है तो उस जितने भी व्यक्ति थे उसमें उन सभी का समान उत्तरदायित्व होता है। चौथा है, इसमें विभिन्न प्रशासनिक अभिकरणों की अपनी निर्धारित भूमिका होती है। ठीक है जी। आगे है पांचवा, वित्तीय प्रशासन का संवैधानिक आधार होता है। मतलब जब भी इसमें से पैसे 1 रुपये भी आपको चाहिए तो संविधान के तरीके से निकालना पड़ेगा, संसद में, राज्यसभा, लोकसभा से पास करवाना होगा। ठीक है जी, उसके बाद ही आप 1 रुपये भी वित्त निकाल सकते हो। छठा है, यह इस अवधारणा पर आधारित है कि जनता से उतना ही धन प्राप्त किया जाए जितना आवश्यक है, तथा उसका व्यय भी औपचारिकतापूर्ण ढंग से हो। ठीक है जी। 7वां पॉइंट है, सार्वजनिक धन पर नियंत्रण वित्तीय प्रशासन की अवधारणा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है जी। अब अगला है, स्पष्ट है कि वित्तीय प्रशासन की संकल्पना एक व्यापक आधार वाली ऐसी व्यवस्था को निर्मित करने और कार्य रूप देने से संबंधित है जिनमें सार्वजनिक धन से संबंधित निम्नलिखित बातें
बताई गई है। इन सभी को हम वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है बजट निर्माण। इसके द्वारा सार्वजनिक राजस्व और व्यय में उचित तालमेल स्थापित किया जाता है। बजट निर्माण में क्या किया जाता है दोस्तों कि ये देखा जाता है कि कितना इस बार प्रॉफिट हुई है गवर्नमेंट को और उस प्रॉफिट में से कितना खर्च करना है। ठीक है जी। दूसरा बजट क्रियान्वयन। इसके तहत राजस्व एकीकृत कर उसकी सुरक्षा और उनका उचित वितरण शामिल है। ठीक है जी। तीसरा है वित्तीय मामलों का उचित प्रबंधन। इसके तहत आय व्यय का लेखा रखना, उनका परीक्षण करना शामिल है। ठीक है जी। चौथा है मितव्ययिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व। विभागों पर मितव्ययिता हेतु पर्याप्त नियंत्रण रखना, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकना, लेखा परीक्षण के प्रकाश में दोषियों पर कार्रवाई करना और इन सब के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व निभाना। ठीक है जी। मतलब एक भी गलती इसमें अगर हुई तो उसका उत्तरदायी वो व्यक्ति होगा। ठीक है जी। क्लियर है। अगला देखते हैं। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि वित्तीय प्रशासन की अवधारणा में जनता से विधि सम्मत धन प्राप्त करने से लेकर उसके न्यायपूर्ण व्यय तक की समस्त क्रियाएं व्यवस्थित रूप से उत्तरदायी के आधार पर संपन्न होती है। ठीक है जी। मतलब कितना आपने टैक्स लिया, कितना आपके पास पैसे आए और उस पैसे को आप किस तरीके से व्यय किए, उन सब के बारे में इसमें अध्ययन है। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखते हैं वित्तीय प्रशासन के महत्व के बारे में। वित्तीय प्रशासन के आखिर महत्व क्या है। प्रत्येक संगठन को अस्तित्व लेने से लेकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति तक पग पग पर धन की जरूरत पड़ती है, चाहे वह निजी हो या सरकारी। लेकिन सरकार एक विशाल संगठन होती है जिसे अनेकानेक कार्यों को एक साथ संपन्न करना होता है। इसके लिए न सिर्फ उसे विशाल नौकरशाही तंत्र को बनाए रखने के लिए अपितु विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्रियाओं के लिए भारी मात्रा में धन की जरूरत होती है। ठीक है जी। जब एक सरकार होती है तो उसको भाई पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि IAS IPS ऐसे कितने बड़ा नौकरशाही होता है ना, उन सबको पेमेंट करना है, उसके बाद जनता के लिए काम करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। उनका प्रत्येक कार्य धन की मांग करता है और इसलिए लॉर्ड जॉर्ज ने शासन को वित्त की संज्ञा दी है। प्राचीन काल में भी वित्त के महत्व को समझ लिया गया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रत्येक उद्यम वित्त पर निर्भर है, अतएव कोषागार एक अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वस्तुतः प्रशासन में वित्त की वही भूमिका है जो शरीर में रक्त की है। क्या कहा गया है कि प्रशासन में वित्त की, पैसों की वही भूमिका है जैसे शरीर में रक्त, अगर रक्त ना हो तो क्या होगा, शरीर मतलब व्यक्ति मर जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। ठीक है। रक्त रूपी वित्त प्रशासन की कार्य रूपी धमनियों में जब तक दौड़ता रहता है, शासन रूपी शरीर की चलायमान रहता है। मतलब जब तक ये पैसा रहता है सरकार के पास, तब तक वो सरकार अच्छे से काम करती है। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में जब तक ब्लड होता है, जब तक खून होता है, तब तक वो जीवित रहता है। चूँकि शासन या सरकार अपने वित्त की पूर्ति के लिए मुख्यतः जनता पर निर्भर है, अतः जनता के इन धन को प्राप्त करने और व्यय करने की उचित व्यवस्था के रूप में वित्तीय प्रशासन का अत्यधिक महत्व है। आगे देखते हैं। इनके महत्व को वर्तमान युग में निम्न प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है। पहला है सरकार के अस्तित्व के लिए धन की व्यवस्था। दूसरा है शांति व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यों को संपन्न करने के लिए धन की व्यवस्था करना। तीसरा है आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते सरकार के निरंतर बढ़ते कार्यदायित्वों के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित करना और उनकी युक्ति युक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। चौथा है सरकार के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु करारोपण प्रणाली का स्वरूप निर्धारित करना, ताकि अधिक आय वर्ग पर कर लगाकर प्राप्त आय न्यायपूर्ण विवरण किया जा सके। पांचवा है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और व्यय के बीच उचित तालमेल निर्धारित करके एक कुशल वित्तीय सरकार संकल्पना को साकार करने में भूमिका निभाना। छठा है सार्वजनिक धन के
दुरुपयोग को रोकने और उस पर नियंत्रित रखने के उपाय करने में वित्तीय प्रशासन अपने अभिकरणों के माध्यम से विशेष भूमिका निभाता है। स्पष्ट है कि आधुनिक समाजों में सरकार अपने वित्तीय प्रशासन के माध्यम से ही सार्वजनिक धन का सही और उचित ढंग से प्रबंध करने में सफल हो सकती है। जिस प्रकार प्रशासन में वित्त का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार इस वित्त के समुचित प्रशासन के लिए वित्तीय प्रशासन के महत्व को भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। उपयुक्त विश्लेषण के संदर्भ में वित्तीय प्रशासन को सरकार के उस पावर हाउस की संज्ञा दी जा सकती है जिसके ऊपर उसका पूरा ढांचा निर्भर करता है। आज के युग में वित्तीय प्रशासन एक व्यापक और अति महत्वशाली अवधारणा के रूप में सामने है, जिसके तहत संपूर्ण सरकार के वित्त संबंधित दायित्वों को अधिकतम कुशल और उपयोगी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे बजट प्रणाली में सुधार करना, सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण को अधिकाधिक प्रभावी बनाना इत्यादि। अगला देखते हैं दोस्तों, वित्तीय प्रशासन के प्रमुख अभिकरण। ठीक है, चीफ एजेंसी ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ठीक है जी, वित्तीय प्रशासन विभिन्न गतिविधियों से संबंधित एक व्यापक अवधारणा है जिसके तहत अनेक प्रशासनिक अभिकरण अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कार्यपालिका। सरकारी कार्यों को जनता के लिए निर्मित करने और क्रियान्वित करने का दायित्व कार्यपालिका का होता है। अतएव यह आवश्यक है कि उन कार्यों को अंजाम देने वाली कार्यपालिका को ही उसके वित्त के पहलू का निर्धारण करने का दायित्व सौंप दिया जाए। अतः लोकतांत्रिक देशों में वित्तीय प्रशासन का केंद्र कार्यपालिका और उसका वित्त विभाग होता है, जो समस्त आय व्यय का निर्धारण करते हैं। दूसरा है वित्त मंत्रालय। कार्यपालिका अपने सभी विभागों के आय व्यय संबंधित आकलन करने के लिए पृथक से एक विभाग बना देती है, जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं। यह न सिर्फ सरकार के संपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को रूपांकित करता है, अपितु उसके क्रियान्वयन की भी जवाबदारी निभाता है। यही कार्यपालिका की ओर से बजट व्यवस्थापिका में रखता है और उसके प्रावधानों को स्पष्ट करता है। वित्त मंत्रालय पर अन्य विभागों पर वित्तीय नियंत्रण रखने का दायित्व भी होता है कि कौन विभाग कितना खर्च कर रहा है और किस प्रकार कर रहा है। ठीक है जी। तीसरा है व्यवस्थापिका। लोकतंत्र में जनता से धन प्राप्त करने और उनका व्यय करने की अनुमति देने वाली अंतिम सत्ता व्यवस्थापिका होती है। यह दो महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करती है। प्रथम, धन प्राप्त करने और व्यय करने की अनुमति देती है। अपनी समितियों के माध्यम से इस बात का परीक्षण भी करती है कि उसकी अनुमति अनुसार ये कार्य संपन्न हुआ है या नहीं। चौथा है लेखा एवं लेखा परीक्षण। ठीक है जी। सरकारी आय व्यय का सही हिसाब रखने और उनका परीक्षण करने की आवश्यकता सरकारी वित्तीय प्रशासन का महत्वपूर्ण पहलू है। अतः यह कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं CAG, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महालेखा नियंत्रण परीक्षण, को सौंप दिया जाता है। ये जो महालेखा नियंत्रण परीक्षण होते हैं, ये जब एक बार अगर ये पोस्ट पे जो भी व्यक्ति आ जाता है, दोबारा वो भारत में किसी भी पोस्ट पे काम नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, संसदीय वित्तीय समिति क्या होती है? संसदीय वित्तीय समितियां, अतः यह सुनिश्चित करने का अधिकार कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही तरीके से हो व्यवस्थापिका का होता है। यह लोक लेखा समिति, अनुमानित समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति के माध्यम से कार्यपालिका विभागों पर वित्तीय नियंत्रण रखती है। उपरोक्त अभिकरणों में से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भूमिका है। सभी को योगदान से ही वित्तीय प्रशासन की संपूर्ण अवधारणा प्रासंगिक बनती है और उसका उद्देश्य लोक धन का उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करना होता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा वित्तीय प्रशासन के बारे में। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।